of a vector on another vector. Projection of a vector on another vector. इससे पहले कुछ बातें हम तुम्हारे साथ डिस्कस कर लें, यहां ध्यान दोगे। सिंपली अगर कोई वेक्टर लिखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, ये मैं पहले बता चुका हूं कि इस वेक्टर में जो 5, 6 और माइनस 7 है ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर इनसे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना हो तो हमने आपको ये भी बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। आपको ये भी बता रखा है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानो। ये जो 5 है और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 6 और यहाँ क्या है 7, ये 5 क्या है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा उसकी लंबाई है 5 यूनिट। सपोज कर लो कि कोई वेक्टर अगर ऐसे दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, और कोई वेक्टर इस तरीके से दिया है, ये आर वेक्टर जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका प्रोजेक्शन यानी एक्स एक्सिस पे इसके शैडो की लंबाई एक परपेंडिकुलर तुम यहां से डालोगे, एक परपेंडिकुलर यहां से डालोगे, ये जो लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक ये होगा 5 यूनिट। ठीक वैसे ही अगर तुम इसका प्रोजेक्शन y पे डालते हो, यहां से इनिशियल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालोगे, फाइनल से एक परपेंडिकुलर डालोगे, तो y पे जो प्रोजेक्शन होगा वो 6 यूनिट होगा, z पे 7 यूनिट। यहां माइनस क्यों है? माइनस होने का मतलब इसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव z पे नहीं पड़ रहा है, इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव z के ऊपर पड़ रहा है। तो किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन अगर निकालना हो तो वेक्टर को देख के बता दोगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसके प्रोजेक्शन की लंबाई क्या है, वाई के ऊपर प्रोजेक्शन की लंबाई क्या है, जेड के ऊपर प्रोजेक्शन की लंबाई क्या है। इस टॉपिक में हमें सीखना है, हमें एक्सिस के ऊपर नहीं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा ये हमें सीखना है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, बच्चों ध्यान से देखते रहो, ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि थीटा है। अब हमें इस ए के शैडो की लंबाई निकालनी है बी के ऊपर, ए का बी के ऊपर कितना लंबा शैडो बनेगा ये निकालना है। कैसे निकालोगे? इसको थोड़ी देर के लिए ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा बी वेक्टर के ऊपर यानी ओबी के ऊपर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ओबी को एम पे जाके मिलता है। अब इस ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? ओएम। ओएम ओ से एम तक की जो लेंथ होगी ये होगा इस वेक्टर का इस बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, यानी ओएम को हम बोलेंगे ओएम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये निकालेंगे कैसे? एकदम सिंपल तरीका है निकालने का। हाइट एंड डिस्टेंस तुमने पढ़ा होगा। इन ट्रायंगल एओएम ट्रायंगल में आपको ये मालूम है ये कितना है? ओए का मतलब क्या हुआ? ओए लेंथ का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इस ट्रायंगल में एओएम में आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है और बेस निकालना है। हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़े हो ना? Yes, sir. अगर हाइपोटेन्यूज मालूम है और बेस निकालना है तो हम cos थीटा अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल एओएम cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओएम अपॉन में ओए। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने cos थीटा का भी फॉर्मूला डिफाइन किया था।
क्या डिफाइन किया था कॉस थीटा का फॉर्मूला? अगर अभी जस्ट बताया था कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ध्यान दोगे यहां पे, तो कॉस थीटा की जगह पे यही वैल्यू हम डाल देंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और OM हमें फाइंड करना है। OM को एज इट इज लिख दो, और OA के जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डाल दो नीचे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया, और OM क्या मिल गया? OM हमें मिल गया ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, या इसको एक और चीज लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बी कैप बन जाएगा। ये याद करने के लिए सही रहेगा। देखो OM क्या है? OM ही तो है जिसको हमें फाइंड करना था। OM इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो ये क्या बना? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू बन गया ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए का प्रोजेक्शन निकालना है, ए को एज इट इज लिखोगे, बी के ऊपर निकालना है, बी कैप लगा दो। इससे याद हो गया ये फॉर्मूला। अगर पी का प्रोजेक्शन क्यू के ऊपर निकालना है, पी डॉट क्यू कैप। एम का प्रोजेक्शन एन के ऊपर निकालना है, एम डॉट एन कैप। ये याद करने के लिए बेस्ट है, मगर अगर फाइंड आउट करना हो तो ये काम करोगे, दोनों का डॉट और जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड ये पहले निकाल लोगे और इसी फॉर्मेट में लाके डाल दो। कहने का मतलब ये हुआ, पहले छोटा क्वेश्चन एक लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। एक चीज और ध्यान रखना, प्रोजेक्शन जो होता है वो एक लेंथ होता है और लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर मान लो प्रोजेक्शन तुम्हारा माइनस में आ गया, यहां तो माइनस में है, ये तो ये बता रहा है ना कि माइनस z पे बन रहा है, लेकिन अगर z पे प्रोजेक्शन पूछा जाए तो हम 7 यूनिट ही आंसर देंगे, -7 नहीं देंगे। तो कभी भी प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो इसमें मोड लगा दोगे ताकि प्रोजेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाए। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है, कैसे करोगे? पहले निकाल दोगे ए डॉट बी, ए और बी का डॉट, ए और बी का डॉट करो, आई का आई से कर दोगे 4 हो गया, जे का जे से -6 हो गया, के का के से +5 हो गया। ये कैलकुलेट करके 9 में से 6 गया, 3 आ गया। अब तुम b का मैग्नीट्यूड निकालोगे, b का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी आ गया 3 यूनिट्स। तुम्हें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया था, 3 आ गया, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 आ गया, कट के 1 आ गया, 1 यूनिट, यही तुम्हारा आंसर होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं प्रोजेक्शन। आ गई बात समझ में? यहाँ हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला बना कैसे। यहाँ हमने आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करके दिखाया कि प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं। अब आप